हमारे साथ तमाम मेहमान भी चर्चा पे जुड़े हुए हैं। हमारे साथ आर के कपूर वरिष्ठ वकील हैं, इसके अलावा वीपी पाठक पूर्व जज हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही साथ हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लाल सिंह, इस वक्त क्या कुछ तस्वीर वहां पर, क्योंकि खबरें आ रही हैं कि सुनवाई जो है वो पूरी हो चुकी है, बहस जो है वो पूरी हो चुकी है और कुछ ही पलों में फैसला आने वाला है। देखिए बिल्कुल प्राय, लेकिन इससे पहले एक ताजा अपडेट आपको दे देना चाहता हूं। इस पर हम आएंगे, लेकिन इससे पहले जो सूचना निकल कर आ रही है, हम ये बात जरूर दर्शकों को बता दें कि हम इस खबर की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह की सूचना सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि आसाराम की कुछ तबीयत बिगड़ी है, तो एक एम्बुलेंस को अंदर बुलाया गया है। लेकिन ये अंदर से इस तरह की सूचना बाहर आ रही है। हम फिर दोहरा दें कि इसकी हम कोई पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के समाचार भी सामने आ रहे हैं कि सजा सुनने के बाद आसाराम जब फूट फूट कर रोए और उसके बाद उनका लगातार स्वास्थ्य गिरता गया है। और अब ये खबर भी सामने आ रही है कि अपने खिलाफ सजा के ऐलान के बाद आसाराम की तबीयत बिगड़ गई है। लिहाजा चूंकि एक एम्बुलेंस पहले से ही मौजूद थी और दूसरी एम्बुलेंस भी अभी जेल के अंदर गई है, तो इस तरह की सूचनाएं सामने आ रही हैं कि अपना फैसला सुनने के बाद, सजा का ऐलान सुनने के बाद कि आप दोषी हो, आसाराम की तबीयत बिगड़ गई है, लिहाजा डॉक्टरों को अंदर बुलाया गया है, एक एम्बुलेंस को अंदर बुलाया गया है। जी पिनाज, अब हम ये बात करते हैं कि फैसले की जहां तक बात है, तो सजा के बिंदु पर फैसला पूरी हो चुकी है। सिर्फ उनके लगातार जो आसाराम के वकीलों की फौज है पिनाज, वो एक ही बिंदु पर अड़ी हुई है। लगातार ये दलील दे रही है कि आसाराम की बहुत ज्यादा उम्र है, वो बीमार हो जाते हैं, त्रिनाड़ी त्रिशूल उनकी कोई। लाल सिंह, आपको रोकेंगे, लेकिन इस वक्त दर्शकों को बड़ी खबर बता दें कि आसाराम के लिए एम्बुलेंस बुलाई गई है। जिस तरीके से हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार ने जानकारी दी है कि सजा का फैसला जो है वो लिया जा चुका है, किसी भी वक्त सजा सुनाई जा सकती है, लेकिन इस बीच दोषी करार दिए जाने के बाद आसाराम की तबीयत बिगड़ने की खबर है और बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस उनके लिए बुलाई गई है। आसाराम दोषी करार। सेवादार शिल्पी दोषी करार। शरद चंद्र दोषी करार। नाबालिग से यौन शोषण के मामले में 5 साल बाद आया सबसे बड़ा फैसला। जिस जमानत और रिहाई का इंतजार आसाराम 5 साल से कर रहा था, उसे 5 साल बाद भी मायूसी हाथ लगी। जोधपुर कोर्ट ने नाबालिग पीड़िता से बलात्कार के मामले में आसाराम को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने माना है कि आसाराम ने नाबालिग से बलात्कार किया था। जोधपुर की अदालत ने आसाराम के अलावा उनके 2 सेवादारों को भी दोषी करार दिया है, जो इस मामले में संलिप्त थे। जिन्हें दोषी करार दिया गया है, उनमें आसाराम की खास सेवादार शिल्पी उर्फ संचिता गुप्ता भी शामिल है। इसके अलावा एक और सेवादार शरद चंद्र को भी दोषी करार दिया गया है। हालांकि कोर्ट ने इस मामले में 2 सेवादारों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। जिन्हें बरी किया गया है, उनमें आसाराम का सेवादार शिवा और सवाराम और प्रकाश द्विवेदी है, जो आसाराम के आश्रम का रसोइया था। हमारी टीम को वर्डिक्ट पढ़ने दीजिए। वर्डिक्ट पढ़ने के बाद हम जो रणनीति तय करेंगे वो हम आपके सामने रखेंगे। इस फैसले के बाद शाहजहांपुर में हलचल देखी गई, जहां पीड़िता और पीड़िता का परिवार कड़ी सुरक्षा में रह रहा है। पीड़िता के पिता ने आसाराम को दोषी करार दिए जाने के फैसले पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि 5 साल बाद उन्हें इंसाफ मिला है। फैसला आ गया, हमारे पक्ष में सुना है कोर्ट ने। जिसकी उम्मीद किए थे वो न्याय मिला आपको? मुझे न्याय कोर्ट ने दिया है, अभी फैसला आया, हमारे पक्ष में हुआ है, उसे दोषी करार दिया है। हमें धमकियां दी हैं, कितनी बार हमें जान से मारने का प्रयास किया। न्याय के मंदिर में देर है, लेकिन अंधेर नहीं। आसाराम से जुड़े इस मामले में 5 साल की लंबी कानूनी लड़ाई चली, जिसमें कई गवाहों पर हमले हुए। आसाराम के समर्थकों पर डराने धमकाने के आरोप लगे, लेकिन आखिरकार जीत इंसाफ की हुई। शाहजहांपुर से अनिल यादव और जोधपुर से विनीता यादव और लाल सिंह फौजदार के साथ टीम न्यूज नेशन। और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। आर के कपूर वरिष्ठ वकील हैं, आर के कपूर जी के पास जाएंगे। आर के कपूर जी, लगातार जो है दलीलें दी जा रही हैं आसाराम के वकीलों की तरफ से। आसाराम ने खुद भी कहा है कि उनकी उम्र जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, उस लिहाज से उनकी सज़ा को कम किया जाए। तो क्या इस मामले में कोई फ़ायदा इस दलील का पहुँच सकता है आसाराम को? देखिए, ये आमतौर पे जब भी किसी भी एक्यूज़ की डिफेंस साइड्स में ये बहस होती है कि सज़ा कम किया जाए, तो सबसे पहले तो उम्र का तकाजा दिया ही जाता है।
नंबर 2 बीमारी का तकाजा दिया जाता है, तीसरा उसका सोशल स्टेटस का दिया जाता है, चौथा आर्ग्यूमेंट ये किया जाता है कि उसने सोशल काम बहुत किए हैं, जैसे दूसरे एक्यूज भी जो पब्लिक फिगर्स हैं उनके बारे में भी हमने सुना। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी ये भी कहा जाता है कि चैरिटेबल एक्टिविटीज़ इतने किए या इतने फॉलोअर्स हैं। अल्टीमेटली कोर्ट को इसमें से कोई भी फैक्टर रेलिवेंट नहीं लगता जब कन्विक्शन का जो मुद्दा है वो बिल्कुल क्लियर हुआ हो और एविडेंस सफिशिएंट हो, कन्विक्शन हो चुकी हो। उसके बाद कोर्ट इस बात को ये देखता है कि अगर एविडेंस सफिशिएंट है और जो अपराध है वो बहुत ग्रेव है और अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी है, तो कोर्ट उसमें ऐसे हालात में वैसी पनिशमेंट सुनाना चाहेगा ताकि आगे से ऐसा अपराध ना हो। तो इसलिए कोर्ट को ये रेलिवेंट नहीं रहेगा कि अभी इससे उम्र कितनी है, क्योंकि अभी 5 साल पहले ही तो ये मुकदमा जब से चल रहा है, तो 5 साल में उम्र का कोई इतना फ़र्क तो नहीं पड़ा होगा। तो कोर्ट इस बात से प्रभावित नहीं होता। हाँ, इस बात से जरूर प्रभावित होता है कि क्या एविडेंस इतना सफिशिएंट था, इतना ग्रेव था, और जो इंसिडेंट या इवेंट हुई है, जो ऑफेंस हुआ, क्या इतना ग्रेव है कि जुडिशियल कॉन्शियस को वो एकदम ये प्रिक करता है। तो उस हालात से देखा जाए तो कोर्ट अपनी सज़ा काफ़ी डेटरेंट सुनाता है ताकि समाज में ऐसी बात दोबारा, ऐसी घटना दोबारा ना हो। और जहाँ तक मैंने पहले भी बताया था कि ये शायद कई बार सुना जा रहा है कि अगर डेथ पेनल्टी पॉक्सो एक्ट में आ जाती, उसके बाद अगर ये पनिशमेंट सुनाई जाती तो शायद डेथ पेनल्टी तक चले आता। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि डेथ पेनल्टी का जो अमेंडमेंट है वो अगर अपराध की इवेंट के बाद में होता है तो उसका उस इवेंट पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे कानून में क्लियर लिखा हुआ है कि जिस डेट को क्राइम होता है उस डेट को जो पनिशमेंट प्रोवाइड की गई है वही होती है। इसलिए ये डेथ पेनल्टी का अगर पॉक्सो एक्ट में अमेंडमेंट होता है तो उसका इस पर कोई असर होने वाला नहीं है। दूसरा बात यह है कि कोर्ट ऐसे मामले में जहाँ तक कि प्रोसिक्यूशन का ताल्लुक होता है वो हमेशा ये कहती है कि जो मैक्सिमम पनिशमेंट है, जो इस केस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो वो तो इस बात पे जोर लगाती है कि ऐसे कानून में जहाँ कम से कम सज़ा ही 10 साल है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई हो, तो उसमें प्रोसिक्यूशन हमेशा ये कहती है कि जब कम से कम सज़ा ही 10 साल है तो ऐसे अपराध में लाइफ इम्प्रिजनमेंट होनी चाहिए। तो कोर्ट के ऊपर उसका कुछ ना कुछ असर होता है। और जहां अभी तक एम्बुलेंस के बारे में बताया गया है, क्योंकि जो सज़ा है वो तो एक्यूज्ड के प्रेजेंस में ही सुनाई जाएगी, तो यहाँ तो मुझे लगता है कि अगर एक्यूज्ड की हालत ठीक होती है तो वहाँ कुछ देर वेट कर सकते हैं, तो कोर्ट उनके सामने पनिशमेंट सुना देगा। बिल्कुल, तो लेकिन अगर इंतजार किया जा सकता है और उसके बाद कोर्ट पनिशमेंट सुनाएगा। कपूर साहब आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि आसाराम का जो आश्रम है वो शाहजहांपुर में भी है। वहाँ इस वक्त क्या कुछ हालात हैं, क्या कुछ चल रहा है, ये आपको एक बार दिखाते हैं। इस वक्त हम शाहजहांपुर में आसाराम के आश्रम में मौजूद हैं। 7 बीघे में बना हुआ है आसाराम का ये आश्रम। हालांकि यहाँ पर उनका कोई समर्थक या भक्त अभी नहीं है, सिर्फ एक केयर टेकर है जो इस आश्रम का इंतज़ाम अभी भी देख रहा है। सन्नाटा पसरा हुआ है यहाँ पर, और बताया जा रहा है कि ये 7 बीघे में बना हुआ आश्रम है और इसकी ज़मीन पीड़ित परिवार ने ही आश्रम के लिए दान दी थी। तो भक्त तो नहीं है, समर्थक नहीं है, लेकिन जिला प्रशासन ने सुरक्षा के इंतजाम किए हुए हैं कि कोई अप्रिय घटना ना हो समर्थकों द्वारा या किसी और द्वारा। इसलिए तमाम सुरक्षाकर्मी यहाँ पर पहले से मौजूद हैं। मनोज कुमार सिंह जी हैं। सर, क्या प्रिकॉशन आप लोगों ने लिए हैं आश्रम में? हालांकि कोई भक्त या समर्थक दिख तो नहीं रहा है। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। पूरे ज़िले में अलर्टनेस है, हर तरह से मतलब स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो सर, यहाँ के एक ही हमें केयर टेकर दिख रहा है, तो क्या एक ही लोग मौजूद हैं यहाँ पर? अभी फ़िलहाल एक आदमी है जो यहाँ का केयर टेकर है। इनको देखते हुए मतलब कोई भी किसी प्रकार का कोई अप्रिय घटना ना हो, इसलिए हम लोग यहाँ पर अलर्ट हैं। बिल्कुल, तो पुलिस अलर्ट है। सत्संग के लिए ये बनाया गया है टीन शेड। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है, और एक चौकी बनाई गई है। शायद एक बार ही यहाँ पर आसाराम आए थे तो अपने भक्तों को उन्होंने यहाँ पर संबोधित किया था। बाकी आश्रम में खेती होती है, फसल बोई हुई है और सिंचाई की व्यवस्था है, और इधर कुछ कमरे बने हुए हैं। मंदिर दूसरी तरफ बना हुआ है। यहाँ एक मंदिर बना हुआ है, लॉन है, और जो लोग रहते हैं उनके लिए यहाँ पर एक कॉटेज बने हुए हैं। हालांकि फ़िलहाल अभी यहाँ पर सिर्फ एक केयर टेकर मौजूद है और कोई नहीं है, बाकी सभी कमरे खाली हैं। तो आश्रम में फ़िलहाल साफ़ सफाई तो दिख रही है, लेकिन समर्थक यहाँ पर मौजूद नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अनिल यादव, शाहजहांपुर। तो ये तो था शाहजहांपुर में आसाराम के आश्रम का हाल। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। आसाराम को जेल की सलाखों के पीछे आखिर क्यों जाना पड़ा? मुरझाए दिल खिल जाते हैं बसंत जैसे, ओए होए जोगी रे
आसाराम एक वक्त स्वयंभू आध्यात्मिक गुरु के तौर पर प्रवचन देता था। वो हजारों की भीड़ को उपदेश दिया करता था, लेकिन यौन शोषण के आरोपों ने उसके दामन पर एक बड़ा दाग लगा दिया। ये मामला जुड़ा है शाहजहांपुर के एक परिवार से। ये परिवार आसाराम का भक्त था। आस्था में बंधे इस परिवार ने अपनी बेटी का दाखिला मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बने आसाराम के आश्रम के एक स्कूल में करवा दिया। लेकिन अगस्त 2013 में कथित रूप से इस परिवार के पास एक फोन कॉल आया। इसके बाद सब कुछ बदल गया। स्कूल की वार्डन शिल्पी ने परिवार को फोन पर बताया कि उनकी बेटी बीमार है। आरोप है कि परिवार जब स्कूल पहुंचा तो वार्डन ने कथित रूप से कहा कि बच्ची पर भूत प्रेत का साया है और इसे सिर्फ आसाराम ही ठीक कर सकते हैं। परिवार ने आंख मूंद कर उसकी बात पर भरोसा कर लिया। फिर आसाराम को खोजता हुआ उसका परिवार पहले दिल्ली आश्रम पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात आसाराम से नहीं हो सकी तो वो लोग जोधपुर आश्रम पहुंचे। वहां आसाराम से उनकी मुलाकात हुई। लेकिन आसाराम ने इस नाबालिग छात्रा का यौन शोषण किया। बच्ची ने जब ये बात परिवार वालों को बताई तो वो लोग आसाराम से मिलने दिल्ली आए, लेकिन बताया जाता है कि आसाराम ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। इसके बाद लड़की के पिता ने 20 अगस्त 2013 को दिल्ली के कमला मार्केट थाने में शिकायत दर्ज करवाई। आसाराम पर पॉक्सो और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। इस मामले में जोधपुर पुलिस ने 31 अगस्त 2013 को आसाराम को गिरफ्तार किया और तब से वो जेल में है। नवंबर 2013 में जोधपुर पुलिस ने आसाराम और 4 अन्य सह आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। इस मामले में आसाराम की गिरफ्तारी के बाद सूरत की 2 बहनें भी सामने आईं। उन्होंने आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं पर गंभीर आरोप लगाए। अक्टूबर 2013 में उन्होंने सूरत में केस दर्ज करवाया। एक बहन ने इल्जाम लगाया कि आसाराम ने उसका यौन शोषण किया, जबकि दूसरी बहन ने ऐसा ही आरोप नारायण साईं पर लगाया। दिसंबर 2013 में नारायण साईं को भी अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद से वो भी जेल में बंद है। आरोप है कि आसाराम के खिलाफ मुकदमों में उनके खिलाफ पेश होने वाले गवाहों को धमकियां दी गई और उन पर हमले भी करवाए गए। टीम न्यूज़ नेशन। तो आसाराम पर फैसला आने वाला है, कुछ ही देर में सजा का ऐलान किया जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है कि आसाराम के लिए एस फैक्टर ही मुसीबत बन गया है और इसी एस फैक्टर ने आसाराम को सत्संग से सलाखों तक पहुंचाया। कैसे, देखिए लाल सिंह फौजदार की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सत्संग की दुनिया से सेंट्रल जेल तक का सफर। करीब 5 साल से जमानत के लिए तरसते आसाराम, जेल से आजादी की राह तकने वाले आसाराम दरअसल एस फैक्टर के चक्रव्यूह में ऐसे फंसे कि वो आज तक निकल नहीं पाए। इस एस फैक्टर ने आसाराम को जेल पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है और इस एस फैक्टर ने ही एक संत से आसाराम को यौन शोषण का मुलजिम बना दिया। और इसमें सबसे अहम भूमिका थी आसाराम के उन सेवादारों की जिनका नाम एस से शुरू होता है, और वो सेवादार हैं शिवा, शिल्पी और शरद चंद्र। आसाराम पर नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप लगे। वो पीड़िता शाहजहांपुर की रहने वाली है, लेकिन इन आरोपों के बाद जिस केस ने एक मजबूती ली और आज आसाराम को जेल में जाना पड़ा, इसके पीछे उनके सेवादारों का एक बड़ा रोल सामने आया। यहाँ भी आसाराम का एस फैक्टर ने पीछा नहीं छोड़ा। इतना ही नहीं, इस मामले में जांच कर रहे और इंदौर से आसाराम को गिरफ्तार करने गए पुलिस अधिकारी के नाम भी एस से शुरू होते हैं, जिन्होंने भारी दबाव के बीच अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। वो ऑफिसर थे सुभाष शर्मा, सतीश जांगीर और सत्य प्रकाश। दरअसल इंदौर से आसाराम को पकड़ने जो पुलिसकर्मी गए वो भी ऐसे ही प्रभावित थे। सत्य प्रकाश, सतीश और सुभाष शर्मा, ये 3 वो पुलिसकर्मी थे जिन्होंने आसाराम को इंदौर जाके गिरफ्तार किया और जोधपुर लेकर आए। सेवादार और पुलिस से जुड़े इस फैक्टर के अलावा आसाराम से जुड़ा कुछ और एस भी है जो उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। मसलन पीड़िता जिस शहर की है वो यूपी का शाहजहांपुर है। जोधपुर को सन सिटी के नाम से जाना जाता है। ज्योतिषाचार्यों की माने तो आसाराम पर शनि का प्रकोप भारी है, इसलिए इस फैक्टर उनका साथ नहीं छोड़ रहा। शाहजहांपुर से जो कहानी शुरू होती है वो सन सिटी पर आकर रुकती है। जो सत्संग से कहानी शुरू होती है वो सेंट्रल जेल पे आकर उसकी विदाई होती है। तो ये एस फैक्टर जो है वो इनका पीछा नहीं छोड़ रहा और आगे भी जो शनि का प्रभाव है
वो कहीं न कहीं इनका अभी भी आगे पीछा नहीं छोड़ने वाला है। एस फैक्टर आसाराम पर इस कदर हावी हुआ कि आसाराम सत्संग की दुनिया को छोड़कर जोधपुर यानी सूर्यनगरी के सेंट्रल जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए। वीडियो जर्नलिस्ट महेश शर्मा के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज नेशन, जोधपुर। और आसूमल से संत आसाराम कैसे बने, कैसे उन्होंने 10,000 करोड़ का साम्राज्य खड़ा किया, आसपास के आश्रम की कमाई का जरिया क्या था, देखिए इस रिपोर्ट में। अहमदाबाद से लेकर अमेरिका, दिल्ली से लेकर दमन तक फैले 400 के करीब आश्रम, सिर्फ साधारण कुटिया नहीं बल्कि आलीशान आश्रम, और सभी एक से बढ़कर एक। दरअसल धर्म और वैभव की ये ऐसी रंग रंगीली दुनिया है जिसकी बुनियाद में एक स्वयंभू धर्मगुरु के दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करने की कहानी मिलती है। तो उसी कथित धर्मगुरु और उसके बेटे के फरेब, धोखाधड़ी और दुष्कर्म की कलंक कथा के नए नए किस्से भी दर्ज मिलते हैं। ये लंबी दास्तान जुड़ी है आसूमल हरपलानी यानी आसाराम नाम के आध्यात्म के एक ऐसे कथित साधक से, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो कभी तांगा चलाते थे तो उसने कभी सड़क के किनारे चाय बेचने का धंधा भी किया। दावा किया जाता है कि आशुमल से बने आसाराम के पास कभी 1 से 3 करोड़ अनुयायियों की फौज हुआ करती थी, जिनके लिए वो बेहद पूज्य हुआ करता था। हालांकि आज आसाराम सलाखों के पीछे, बावजूद इसके उनकी माया ऐसी है कि कई भक्तों के लिए वो किसी भगवान से कम नहीं, तो कई लोगों के लिए वो धर्म का चोला पहनने वाले एक खलनायक हैं। हमारा बापू हमारे लिए भगवान है। वो मेरा बापू भगवान है और मेरा सब ये कार्य बापू से चलता है, बापू पर श्रद्धा है। इनके पास जो मिला है वो ब्रह्म ज्ञान, वो बहुत ही जबरदस्त है कि जहाँ गुड़ होता है ना वहाँ कीड़ी आती है। लेकिन आज के नेता मेरे कई बार आपने आसाराम को उपदेश देते देखा होगा, लेकिन सौराष्ट्र की पुलिस ने उपदेश में वो कई बार सरकार और कानून तक के खिल्ली उड़ाने से गुरेज नहीं करते थे। वो सोमनाथ की पुलिस ने जितना हमारे साधकों पर बर्बरता का अत्याचार किया। दिगर बात यह है कि वो आज सलाखों के पीछे बेबसी का रोना रो रहे हैं, लेकिन कभी सोचा है कि आखिर आसाराम किस बात पर इतने इतराए करते होंगे? इस सवाल का जवाब मिलता है उनके बनाए और बसाए हुए करोड़ों के साम्राज्य में, क्योंकि जब आप उनके साम्राज्य के बारे में जानेंगे, सुनेंगे, तो शायद उनकी बोली में छिपे घमंड की वजह आपको समझ आएगी। आसूमल से आसाराम बापू बने आसाराम विश्व भर में 400 से ज़्यादा आश्रमों के मालिक है, लेकिन आसाराम ने अपनी शुरुआत इसी अहमदाबाद के साबरमती तट पर आए हुए आश्रम से की थी। दरअसल आसाराम के आश्रमों में से ये सबसे बड़ा आश्रम है। जब से आसाराम और नारायण साईं जेल गए हैं, उसके बाद ये जो आश्रम है वो कुछ हद तक सूना पड़ा है, और ये आसाराम बापू के सारे साम्राज्य की भागदौड़ उनकी बेटी भारती देवी ने संभाली हुई है। भले आज आसाराम बापू के आश्रम में हलचल नहीं है, भक्तों की भारी भीड़ नहीं है, पंडाल में होने वाले सत्संग का जलसा नहीं है, बावजूद उनके साम्राज्य की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत और विदेश में उनके 400 के करीब आश्रम हैं और 17,000 बाल संस्कार केंद्र हैं। अनुमान के मुताबिक आसाराम के आश्रमों की कुल संपत्ति 10,000 करोड़ रुपए की है। सवाल उठता है कि साबरमती के एक आश्रम से शुरू हुआ आसाराम का सफर एक विशाल साम्राज्य की नींव रखने पर जाकर कैसे रुका? इन सवालों का जवाब मिलना मुश्किल नहीं है। आसाराम बापू पर आरोपों की फहरिस्त लंबी है और उनका राजनीतिक रुतबा सोच से भी बड़ा है। आसाराम के पास 400 ट्रस्ट हैं, जिनके जरिए वो अपने पूरे साम्राज्य पर
नियंत्रण रखते थे। कहा जाता है कि आसाराम की मोटी कमाई संस्था की तरफ से बेची जाने वाली पत्रिकाओं, उत्पादों की बिक्री, श्रद्धालुओं के चंदे और आश्रम के अधीन आने वाली जमीन पर खेती करने से होती थी। रिकॉर्ड ये भी बताते हैं कि आसाराम की कमाई के कई दूसरे रास्ते भी थे। मसलन आसाराम की 2 पत्रिकाओं ऋषि प्रसाद और लोक कल्याण सेतु की 14 लाख प्रतियां हर महीने बिकती थीं, जिनसे सालाना 10 करोड़ रुपए के आसपास रकम आती थी। लेकिन सबसे ज्यादा धन उगलने वाले 3 या 4 सालाना गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम होते थे। आसाराम के आश्रम की ओर से हर साल 10 से 20 भंडारे किए जाते थे, जिनके लिए 150 करोड़ से लेकर 200 करोड़ तक का चंदा लिया जाता था। अहमदाबाद से पूरब पटेल के साथ टीम न्यूज नेशन। तो आसाराम को दोषी करार दिए जाने के फैसले के बाद क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, ये भी आपको एक बार सुनाते हैं। बाबा लोग जो है धर्म की आड़ में जो है व्यभिचार करे या ऐसे कुकर्म करे या ऐसे केस में फंस जाए जो मर्डर केस हो, तो ये देश का जो छवि है वो दुनिया में बहुत बुरी तरह से खराब होती है। मेरा मानना है कि अब समय आ गया है तमाम बाबा लोगों के बारे में तो समझ जाना चाहिए कि जो लोग वास्तव में धार्मिक हैं, जो त्यागी है, तपस्वी है, उनका मान सम्मान पूरा करें और जो ढोंगी बाबा है उनसे दूर होने का प्रयास करें। जोधपुर कोर्ट ने आसाराम को और उनके 4 जो बाकी आरोपी थे सभी को दोषी करार दिया गया है। आज के बाद इस आसाराम को कॉन्विक्ट आसाराम बोला जाएगा और जब तक क्वांटम ऑफ पनिशमेंट नहीं आता तब तक लोग वेट कर रहे हैं। आसाराम की जो उनके फॉलोअर्स थे, जो जिस तरह की झूठी बातें सब कर रहे थे और इस बच्ची के ऊपर जो आरोप लगा रहे थे, आज सब उनके मुंह पर एक करारा तमाचा है। इस देश में जितने लोग धर्म के नाम पे भोली जनता को मूर्ख बनाते हैं, उनके ऊपर भी एक तमाचा